This is the fourth module for SQL Server learning series, and in this fourth module we will see what is the configuration manager, and we will see how it works, and we will go through the Microsoft SQL Server Management Studio, and we will see how to authenticate in the SQL Server, and we will see the environment of the SQL Server. We will see how the system databases works and what are the responsibility of these databases, and we will study the query analyzer. So let's start the fourth module of the SQL Server. SQL सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के बारे में हमने जब SQL सर्वर की इंस्टॉलेशन कर रहे थे तो उस वक्त देखा था कि ये वैसा टूल है जो कि जब हम SQL सर्वर को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ उसका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर भी इंस्टॉल हो जाता है। तो ये जो है उसका डिफ़ॉल्ट टूल है जो कि SQL सर्वर के सारे एडिशन में अवेलेबल होता है, और SQL सर्वर की जो है सर्विसेज को मैनेज करने के लिए उसके जो है प्रोटोकॉल्स को कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो यूज़ होता है। अगर हमारे पास जो है SQL सर्वर के डिफरेंट वर्जन जो हैं एक ही मशीन के ऊपर रन हो रहे हैं तो हमें जो है उससे रिलेटेड जो है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर ओपन करना पड़ेगा। लाइक अगर हमारे पास ये जो है 2019 के लिए जो है ये SQL सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर जो है ये विंडोज़ में के अंदर फोल्डर होगा syswow64 का, ये उसके अंदर जो है SQL सर्वर मैनेजर 15.msc के इस फॉर्मेट इस नेम से जो है वहाँ पे ये इंस्टॉल्ड होगा। इसी तरह 2017 का सेम फोल्डर के अंदर SQL सर्वर मैनेजर 14.msc के नाम से इंस्टॉल होगा। तो हम जो है SQL सर्वर 2017 से हमारे पास इंस्टॉल्ड है, तो हम इसी का जो है वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर जो है वो ओपन करेंगे और फिर उसकी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन चेक करके देखते हैं। तो ये हमारे पास SQL सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर ओपन हो गया। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये SQL सर्वर की जो सर्विसेज हैं ये सारे जितने भी हमारे पास इंस्टॉल हैं ये उनकी ये जो है ये SQL सर्वर की सर्विसेज यहाँ पे आ रही हैं, जो सर्विसेज रन हो रही हैं। और क्योंकि हमारा जो है ये SQL सर्वर 2017 है तो ये 2017 उसका इंस्टेंस का नेम भी SQL सर्वर 2017 है। तो ये उसकी जो है डेटाबेस सर्विस जो है ये यहाँ पे ये है। इसको अगर हमने स्टॉप करना है या स्टार्ट करना है तो ये राइट क्लिक करेंगे, आ जाए स्टॉप पास रीस्टार्ट आ जाता है। और ये यहाँ पे हम देखें कि इसकी स्टेट क्या है, ये रनिंग है। और स्टार्टअप मोड क्या है कि ये जब ये हमारी विंडो स्टार्ट होगी तो ये ऑटोमेटिक जो है ये सर्विस डेटाबेस इंजन की SQL सर्वर 2017 की भी इंस्टॉल हो जाएगी। अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना चाहते हैं कि नहीं ये ऑटोमेटिक नहीं हो, इसको मैनुअली होना चाहिए, तो हम प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसकी ये ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। अब ये लॉगिन ये सर्विस जितनी भी हमने सर्विसेज हैं वो किसी ना किसी अकाउंट के अंडर रन हो रही होती हैं, और हमने ये सर्विसेज अकाउंट को डिस्कस किया था कि ये जो है सर्विस अकाउंट्स कितनी टाइप्स के होते हैं और उनमें ये जो सर्विस जो डेटाबेस इंजन की सर्विस रन हो रही है तो ये जो है एंटी सर्विस MS SQL और ये उसका इंस्टेंस का नेम। तो ये जो है फॉर्मेट होता है हमारे पास जो SQL सर्वर की जो वर्चुअल सर्विसेज होती हैं वो उसका ये फॉर्मेट होता है। तो उसके बाद जो है हमारे पास जो है हम इसके अंदर ये हमारी ब्राउज़र सर्विस भी रन हो रही होती है। ब्राउज़र सर्विस जो है हमने जब सर्विसेज को डिस्कस किया था तो उसमें देखा था कि ब्राउज़र सर्विस अगर मोर देन वन इंस्टेंस जो है एक ही मशीन के ऊपर रन कर रहे हैं और क्लाइंट जो है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस को एक्सेस करना चाहता है तो ये ब्राउज़र सर्विस रिस्पॉन्सिबल होती है कि उसको उस इंस्टेंस का कनेक्शन जो होती है क्लाइंट को प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे जो है हम जो है ये SQL सर्वर 2017 के जो है हम देख ये प्रोटोकॉल्स भी यहाँ पे सारे आ रहे होंगे कि हमने देखा था कि जब क्लाइंट सर्वर से कम्युनिकेट करता है तो उसके लिए प्रोटोकॉल चाहिए होता है। तो SQL सर्वर जो है अपने क्लाइंट के साथ कोई उसको थ्री प्रोटोकॉल के ज़रिए कम्युनिकेशन करता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो इन्वायरमेंट कैसा है। अगर तो जो है वो सेम मशीन के ऊपर हमारा सर्वर और क्लाइंट इंस्टॉल्ड है तो हम शेयर्ड मेमोरी प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं। अगर जो है वो क्लाइंट जो है फिज़िकली जो है वो हमारा जो है वो लॉजिकली सेम है लेकिन फिजिकली जो है डिफरेंट है। लाइक क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट है, सेम नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है, क्लाइंट हमारा डिफरेंट मशीन है और जो सर्वर जो डिफरेंट मशीन है, तो उसके अंदर जो है हम ये वाला नेम्ड पाइप प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह TCP/IP प्रोटोकॉल है। अगर ये हमारा क्लाइंट रिमोट है, इंट्रानेट है, ये वाइड एरिया नेटवर्क है, क्लाइंट्स और सर्वर डिफरेंट फिजिकल लोकेशंस के अंदर हैं, तो हम जो है ये TCP/IP प्रोटोकॉल के ज़रिए वो कम्युनिकेट करवा सकते हैं। तो यहीं से अगर ये प्रोटोकॉल डिसेबल हैं तो हम इनको इनेबल कर सकते हैं। अगर हमें कोई पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को डिसेबल करना है तो यहीं से हम उसको डिसेबल भी कर सकते हैं।
अब जो है हमारा ये TCP/IP प्रोटोकॉल्स जो होता है, ये प्रोग्राम जैसे हमने कहा था कि एसक्यूएल ये जो होते हैं ये किसी ना किसी पोर्ट के ऊपर रन करते हैं। एसक्यूएल सर्वर के लिए TCP/IP की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसकी जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है एसक्यूएल सर्वर जो है वो TCP/IP पोर्ट जो होती है इसके लिए 1433 यूज़ होती है। और ये प्रोटोकॉल ये जब एसक्यूएल सर्वर जो है क्लाइंट जो है SQL सर्वर से कम्युनिकेट करेगा तो वो इस पोर्ट के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट करेगा, लेकिन हम इस पोर्ट को जो है यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। और यही रिकमेंडेड होता है कि हम जो है डिफ़ॉल्ट पोर्ट की बजाय जो है मैनुअल पोर्ट को डिफ़ाइन करें फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये यहाँ से इसकी पोर्ट्स की सेटिंग भी की जा सकती है। और जो है अगर हम इसी की जो है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जो है अगर हम ये इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो हम ये देख सकते हैं कि हाइड इंस्टेंस, कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इंस्टेंस हैं और हम जो है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चाहते हैं कि ब्राउज़र सर्विस जो है कुछ इंस्टेंसेस को जो है वो एक्सपोज ना करे क्लाइंट को, तो हम जो है वो उस इंस्टेंस को यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। ये एक सिक्योरिटी का बड़ा लाइट सा फीचर है, उसके लिए जो है ये यूज़ होता है एसक्यूएल सर्वर का। तो एसक्यूएल सर्वर जो है ये जो कॉन्फ़िगरेशन जो मैनेजर है इसके ज़रिए हम एसक्यूएल सर्वर की जो है कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम नेक्स्ट जो है वो देखेंगे जब हम डेटाबेस की एडवांस प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे कि वो एसक्यूएल सर्वर इस कॉन्फ़िगरेशन के मैनेजर के ज़रिए कुछ डिफरेंट और कॉन्फ़िगरेशंस भी की जा सकती हैं। तो उसके एसक्यूएल सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के बाद जो है हम देखते हैं कि ऑथेंटिकेशन जो है अब हमने एसक्यूएल सर्वर के अंदर कैसे करनी है। तो ऑथेंटिकेशन जो होता है वो एसक्यूएल सर्वर जो को जब भी हमें एक्सेस करना पड़ेगा तो हम वो उसके लिए ऑथेंटिकेशन चाहिए होती है। दैट मीन एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन के ज़रिए वो उसको एसक्यूएल सर्वर को पता चलेगा कि हु वी आर एंड विच परमिशंस सर्वर विल गिव अस। ये ऑथेंटिकेशन के जरिए होगा जब हम एसक्यूएल सर्वर हमें ऑथेंटिकेट कर देगा दैट वी आर द वैलिडेटेड यूज़र, तो फिर वो क्या करेगा, वो कनेक्शन को उस सर्वर के साथ ओपन कर देगा और फिर जो है वो हम जो है हमारा सेशन ओपन हो जाएगा जिसको सेशन आईडी या SPID कहते हैं। तो एसक्यूएल सर्वर के अंदर जब हमने एसक्यूएल सर्वर की इंस्टॉलेशन करे थे तो हमने देखा था वहाँ के 2 ऑथेंटिकेशन मॉडल होते हैं एसक्यूएल सर्वर में। एक जो होता है एसक्यूएल सर्वर का ऑथेंटिकेशन मॉडल होता है कि जो ओल्ड मॉडल है जिसमें जो है क्या होगा कि एसक्यूएल सर्वर का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो लॉगिन एंड पासवर्ड डिफाइन करेगा और ये एसक्यूएल सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यूज़र्स को की सारी मैनेजमेंट करे, उसके पासवर्ड की मैनेजमेंट करे, उसको ऑथेंटिकेशन करना एसक्यूएल सर्वर की ही ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब जो है जब इसमें जो है कि ईच टाइम जब हम कनेक्शन ओपन करेंगे तो हमें अपना पासवर्ड जो है वो देना पड़ेगा। जितने भी कनेक्शन इनिशिएट होंगे उन सब में उस पासवर्ड देना पड़ेगा एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन मोड के अंदर। और जो है उसके अंदर जो दूसरा मोड है वो है विंडोज़ ऑथेंटिकेशन। विंडोज़ ऑथेंटिकेशन जो है ये रिकमेंडेड मोड है कि अगर जो हमारा डोमेन इसमें डोमेन नेटवर्क है तो उसमें एक डोमेन कंट्रोलर होगा। डोमेन कंट्रोलर में जो है जो हमारा विंडोज़ का एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसने एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर सारे यूज़र्स जो हैं डिफाइन किए होंगे। अब ये जो है यहाँ से क्लाइंट जो है उसी विंडोज़ के ज़रिए जो है अब ये क्लाइंट जो है एक यहाँ पे है जो कि उस नेटवर्क के अंदर जो है वो लॉगिन करना चाह रहा है। तो जब ये क्लाइंट जो है ये लॉगिन करेगा तो ये लॉगिन जो है ये इसकी इंफॉर्मेशन जो होगी वो जाएगी डोमेन कंट्रोलर के पास। डोमेन कंट्रोलर ये इसको चेक करेगा कि ये वैलिड लॉगिन है, ये इसको ऑथेंटिकेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। जब वो उसकी चेक कर लेगा, उसको वेरीफाई कर लेगा, तो वो क्या करेगा, ऑथेंटिकेट जब हो जाएगा यूज़र तो वो उसको एक टोकन मिल जाएगा। ये टोकन क्या होगा कि वो एक उसका जो है ना ऑब्जेक्ट जब ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा तो वो उसके लिए जो है कनेक्शन को ओपन करेगा। जो ये जो है कनेक्शन बेस्ड जो होता है ये एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको जो है ये टोकन कहते हैं। ये जब टोकन उसको मिल जाएगा तो अब इस डोमेन के अंदर जिसमें ये ऑथेंटिकेट हो गया, अब वो जो है किसी भी रिसोर्स को जब एक्सेस करेगा, किसी भी सर्वर को एक्सेस करेगा, किसी भी प्रोग्राम को एक्सेस करेगा इस डोमेन के अंदर, तो उसको जो है हर दफ़ा ये अपना पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा, बल्कि वो उस टोकन जो उसको मिला है उसी से वो ऑथेंटिकेट होगा कि आया ये इस रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है, ये नहीं कर सकता। तो लाइक अब अगर इसी क्लाइंट ने जो है जो अब ऑथेंटिकेटेड हो गया, जब ये एसक्यूएल सर्वर को की रिक्वेस्ट करेगा, उसको कनेक्शन को ओपन करने कर लगेगा एसक्यूएल सर्वर के साथ, तो इसके जब तो ये जो है अपना कोई दोबारा से ये कोई लॉगिन इन्फॉर्मेशन एंटर नहीं करेगा, बल्कि यही टोकन जो उसको मिला हुआ है ये क्लाइंट जो है इसकी लाइब्रेरी जो है ये इसको चेक करेगी कि आया ये इस सर्वर को एसक्यूएल सर्वर को एक्सेस कर सकता है
ये जो है इसके लिए वैलिड है या नहीं ये यूज़र, तो उसके टोकन से ही वो उसको चेक करेंगे। अगर वो ऑथेंटिकेटेड होगा तो उसके लिए एसक्यूएल सर्वर का कनेक्शन ओपन हो जाएगा, अदरवाइज जो है वो उसको जो है वो कनेक्शन, वो एसक्यूएल सर्वर का कनेक्शन ओपन नहीं होगा। तो ये जो है अगर हमारे पास विंडोज़ ऑथेंटिकेशन है तो इसमें एसक्यूएल सर्वर के एडमिनिस्ट्रेटर को जो है या एसक्यूएल सर्वर को जो है वो लॉगिन की ऑथेंटिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं लेनी पड़ती, बल्कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है विंडोज़ का जो है एक्टिव डायरेक्टरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो विंडोज़ का एडमिनिस्ट्रेटर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, वही यूज़र्स को मैनेज करेगा, वही उनके पासवर्ड को मेंटेन रखेगा, और ये पासवर्ड की पॉलिसीज़ वगैरह ये सारी जो है डोमेन कंट्रोलर के ऊपर मेंटेन होंगी। यहाँ पे जो है एसक्यूएल सर्वर को सिर्फ लॉगिन्स क्रिएट करने होंगे मैप करने के लिए, उसके लिए ये हम देखेंगे वहाँ पे जब हम लॉगिन्स की क्रिएट करने जाएंगे। तो ये वाला मॉडल जो है विंडोज़ ऑथेंटिकेशन वाला मॉडल ही सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है रिकमेंडेड किया जाता है कि विंडोज़ की ऑथेंटिकेशन ही होनी चाहिए। तो अब हम जो है वो एसक्यूएल सर्वर के मैनेजमेंट स्टूडियो में को ओपन करते हैं और उसमें जो है वो लॉगिन करके देखते हैं कि हम उसके अंदर कैसे लॉग। ये एसक्यूएल सर्वर का मैंने मैनेजमेंट स्टूडियो जो है वो ओपन किया है। मैनेजमेंट स्टूडियो जो है ये हमें पता है, ये भी जो है वो क्लाइंट टूल है एसक्यूएल सर्वर की। जब हमने इंस्टॉलेशन की थी तो इंस्टॉलेशन सर्वर टूल इंस्टॉल करने के बाद फिर हमने सेपरेट इंस्टॉलेशन की थी इसका SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो क्लाइंट टूल की। तो क्लाइंट टूल जो है इसके ज़रिए हम एसक्यूएल सर्वर से कम्युनिकेट करेंगे और हम डाटे को रिट्रीव करेंगे और डाटे को इंसर्ट करेंगे और जो है उसकी बाकी सारी इन्वायरमेंट्स को भी चेक करेंगे। तो अब एसक्यूएल सर्वर का ये जो है इंस्टेंस है, जो मैंने एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल किया था अपने लैपटॉप के ऊपर, उस इंस्टेंस का नाम एसक्यूएल सर्वर 2017 रखा है। अब ये जो है उसके ऑथेंटिकेशन मोड है कि हमें विंडोज़ ऑथेंटिकेशन के जरिए करें या एसक्यूएल सर्वर के। अब पहले एसक्यूएल सर्वर से ऑथेंटिकेट करके देखते हैं। तो एसक्यूएल सर्वर से ऑथेंटिकेशन करने के लिए जो है इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र जो है वो ऐसे है, और ऐसे का आप एंटर करेंगे और इसका जो है हम कोई जो पासवर्ड रखा होगा वो एंटर करेंगे और फिर इसको कनेक्ट करेंगे। तो एरर मैसेज दे रहा है लॉगिन फेल्ड फॉर यूज़र ऐसे। अब ये फेल्ड जो है किस वजह से हुआ? क्या हमारा लॉगिन जो है वो जो हम यहाँ क्रेडेंशियल दे रहे हैं लॉगिन के, आया कोई पासवर्ड उसका रॉन्ग है, ये यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता, या ये विंडोज़ ये एसक्यूएल सर्वर से ऑथेंटिकेट ही नहीं हो सकता? विंडोज़ ऑथेंटिकेट से सिर्फ विंडोज़ ऑथेंटिकेशन अलाउड है। तो ये जो यूज़र जो क्लाइंट इसमें कनेक्ट हो जा रहा है उसको इससे इस एरर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बस उसको ये करेगा यू आर नॉट ऑथेंटिकेटेड। क्या रीज़न है? तो ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छा फीचर है कि यूज़र्स को सिर्फ जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि तुम ये जो है सिर्फ विंडोज़ से ऑथेंटिकेट हो सकता है, एसक्यूएल सर्वर से ऑथेंटिकेशन ही नहीं अलाउड। अगर हम जो है बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर हमने देखना होगा ये प्रॉब्लम जो है किस वजह से आया है, तो हम जो है उसके इवेंट व्यूअर में जाएंगे और वहाँ से चेक करेंगे इस एरर की क्या ये एरर की डिटेल्स क्या है, किस वजह से वो जो है वो ऑथेंटिकेट नहीं आया। तो हम इवेंट व्यूअर को ओपन करते हैं। इवेंट व्यूअर जो होता है इसके अंदर जितने भी विंडोज़ के अंदर जो कोई इवेंट्स अक्कर होते हैं उनको वहाँ पे इवेंट व्यूअर के अंदर जो है वो रिकॉर्ड करता है और उस सारी जो है यूज़र्स की जो है लॉग्स वहाँ मेंटेन कर रहा होता है। तो अब जो है ये इवेंट व्यूअर जो होता है ये कंट्रोल पैनल के अंदर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है, वहाँ जाके अब हम इसको ओपन, ये इवेंट व्यूअर मैंने ओपन कर लिया। अब इवेंट व्यूअर के अंदर देखते हैं कि हमारे पास ये जो है क्या इंफॉर्मेशन है, किस वजह से यूज़र जो है वो एसक्यूएल सर्वर में ऑथेंटिकेट नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए जो है हमें एप्लीकेशन के अंदर जाना पड़ेगा। रिफ्रेश कर लेते हैं। एप्लीकेशन के अंदर जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये जो है हमें यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन आएगी कि जो है MySQL सर्वर है लॉगिन फेल्ड फॉर यूज़र ऐसे। रीज़न इसने बताया एन अटेम्प्ट टू लॉगिन यूजिंग SQL ऑथेंटिकेशन फेल्ड as server is configured for integrated authentication only। यानी कि ये जो है वो SQL सर्वर जो है वो SQL ऑथेंटिकेशन फेल हो जाएगी। विंडोज़ की ऑथेंटिकेशन से अब हम इसको जो है वो चेंज करके देखते हैं विंडोज़ ऑथेंटिकेशन। तो विंडोज़ ऑथेंटिकेशन से लॉगिन करने के लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो है वो जो है 2 वे से हम ऑथेंटिकेशन मॉडल को जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर हमने जब इंस्टॉलेशन की थी उधर हमने सिर्फ विंडोज़ ऑथेंटिकेशन ही रखी थी और राइट नाउ अब हमें चेंज करना है ये मोड, हम इसको जो है मिक्स मोड करना चाह रहे हैं ताकि वो एसक्यूएल सर्वर की अपनी ऑथेंटिकेशन भी हो सके। तो उसके लिए जो है हम या तो जो है वो एसक्यूएल ये जो है मैनेजमेंट स्टूडियो में जाके चेंज कर सकते हैं, या हम जो है
उसको जो है वो उसकी रजिस्ट्री के अंदर जाके चेंज कर सकते हैं। रजिस्ट्री के अंदर अगर हमने जाके चेंज करना है तो रजिस्ट्री के अंदर जो है वो ये SQL सर्वर की जो है वो जहाँ पे ये इसकी इंफॉर्मेशन जो है लॉगिन की इंफॉर्मेशन होती है, उस की का नाम जो है रजिस्ट्री के अंदर सारी हर एक की जो होती है वो एक की होती है। उस की के अंदर इसकी जो लॉगिन की जो की होगी, जो SQL सर्वर की होगी, उसका नेम है लॉगिन मोड। तो हम लॉगिन मोड के नाम से रजिस्ट्री के अंदर सर्च करेंगे इस की को, और फिर वहाँ जो है जाके उसकी ऑथेंटिकेशन को चेंज कर सकते हैं। तो अब हम पहले रजिस्ट्री में जाके चेक देखते हैं कि कैसे इसको चेंज करेंगे। रजिस्ट्री को चेंज करने के लिए जो है वो आप जो है ये रन विंडो में जो है REGED लिखेंगे तो और एंटर करेंगे तो ये रजिस्ट्री जो है हमारे पास ओपन हो जाएगी। तो लेट्स सी। तो ये रजिस्ट्री में मैंने ओपन किया और उसमें जो है वो लॉगिन मोड के नाम से जो है मैंने इसको फाइंड आउट किया। SQL सर्वर के अंदर है ये की, ये लॉगिन मोड की है। इसको जब मैं ओपन करूँगा तो इसके अंदर जो है वैल्यू 2 है। तो 2 वैल्यूज़ जो है वो विंडोज़ ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होती है। और इसको मैं यहाँ पे 1 करूँगा और इसको ओके करूँगा, और उसके बाद जो है फिर मुझे SQL सर्वर इसको जो है वो सर्विस को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। या मैं दूसरा कहाँ से चेंज कर सकता हूँ, दूसरी मैं जो है वो SQL सर्वर के मैनेजमेंट स्टूडियो में ही जाके जो है ये लॉगिन करता हूँ, विंडोज़ से ऑथेंटिकेट करता हूँ। ये मैं विंडोज़ से ऑथेंटिकेट हो गया तो उसके बाद जो है मैं इसकी जो है ये जो नोड की है उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, सर्वर की प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ जो है इसको सिक्योरिटी में जाके मैं SQL सर्वर एंड विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मोड कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको जब ये करूँगा because some of the configuration changes will not affect until you will restart the server। उसके लिए जो है हमें सर्वर को भी रीस्टार्ट करना पड़ेगा, और उससे पहले जो है जब हम ये, क्योंकि डिफ़ॉल्ट यूज़र जो होता है वो SQL सर्वर का ऐसे होता है, तो हम ऐसे का जो है वो पासवर्ड भी कोई डिफ़ाइन कर लेते हैं जो कि हमें पता हो लॉगिन करने के लिए कि हमने इस पासवर्ड से जो है वो एंटर होंगे। मैं इसका कोई पासवर्ड रख देता हूँ। ओके कर देता हूँ। तो अब जो है जब तक मैं इसको रीस्टार्ट नहीं करूँगा तो ये जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। रीस्टार्ट जो है मैं SQL सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में जाकर वहाँ से SQL सर्वर की सर्विस को भी रीस्टार्ट कर सकता हूँ, और यहाँ से भी ये मैं रीस्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये SQL सर्वर की जो है वो जब सर्विस रीस्टार्ट होगी तो ये जो हमने SQL सर्वर लेवल के ऊपर चेंजेस की हैं ये फिर जो है इफेक्टिव हो जाएंगी, और ये ऑटोमेटिकली जो है हमारी जो रजिस्ट्री में है जिसके अंदर जो की है लॉगिन मोड, वहाँ पे भी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज हो जाएगी। अब जो है हम इसके अंदर जो है SQL सर्वर के अंदर जो है वो लॉगिन करते हैं SQL सर्वर की ऑथेंटिकेशन से। तो हम चेक करेंगे कि क्या हम अब SQL सर्वर से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं या नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र जो है वो ऐसे है, ऐसे का हम जो है वो पासवर्ड एंटर करेंगे, और जो है हम लॉगिन करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम जो है ऑथेंटिकेट हो गए, क्योंकि अब हमने उसकी ऑथेंटिकेशन मॉडल को चेंज कर दिया कि हमने मिक्स मोड कर दिया। अब SQL सर्वर से भी ऑथेंटिकेट हो सकते हैं। अब ऑथेंटिकेशन जब हम SQL सर्वर से अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है जो लॉगिन वाली स्क्रीन है, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं कि ये जो है हमने नेटवर्क का प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ करना है इस ऑथेंटिकेशन के लिए। तो यहाँ पे जो, क्योंकि हमारा सर्वर एंड क्लाइंट सेम मशीन के ऊपर है, हम शेयर्ड मेमोरी भी यूज़ कर सकते हैं, नेम्ड पाइप्स भी यूज़ कर सकते हैं, और TCP IP भी यूज़ कर सकते हैं। इनमें से कोई भी जो है वो हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मॉडल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और हम जो है विंडोज़ से भी ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये मिक्स मोड ऑथेंटिकेशन है। बोथ काइंड ऑफ ऑथेंटिकेशन कैन बी एप्लीकेबल नाउ। ये विंडोज़ से ये ऑथेंटिकेशन होगी, और SQL सर्वर से अगर आप करेंगे ऑथेंटिकेशन तो उससे भी ये ऑथेंटिकेशन हो जाएगी। ये SQL सर्वर, और यहाँ हम बस इसको तो ये हमारी SQL सर्वर से भी ऑथेंटिकेशन हो गई। तो सेम सर्वर को हमने जो है 2 कनेक्शन उसके ओपन कर लिया, एक यूज़र विंडोज़ ऑथेंटिकेशन के जरिए और एक SQL सर्वर के ऑथेंटिकेशन के लिए। तो ये हो गया हमारा जो है वो ऑथेंटिकेशन का मॉडल कि हम कैसे ऑथेंटिकेट होंगे SQL सर्वर के अंदर। तो जो है हम 2 मोड्स में से कोई एक मोड भी यूज़ कर सकते हैं।
अब हम जो है ये देखेंगे कि इस इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं कि इसके अंदर जो है वो अब क्या क्या जो है इसकी इन्वायरमेंट कैसी है जो एसक्यूएल सर्वर की है। तो उसमें जो है हम चेक करते हैं कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो है ये डेटाबेसेस का एक जो है वो इसमें ऑप्शन आती है। डेटाबेसेस के अंदर जो है सिस्टम डेटाबेसेस हैं। इस सिस्टम डेटाबेसेस में जो है हमें नज़र आ रहा है कि मास्टर है, एक डेटाबेस मॉडल है, एमएसडीबी है और टेम्पडीबी है। इन सिस्टम डेटाबेसेस को समझना जो है हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये हमारे पास क्लियर होंगी तो हम एसक्यूएल सर्वर के इन्वायरमेंट के साथ प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मास्टर डेटाबेस जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट डेटाबेस है। अगर हमारे पास ये अनअवेलेबल है तो हम एसक्यूएल सर्वर की सर्विस को स्टार्ट नहीं कर सकते। एसक्यूएल सर्वर की जितनी भी मास्टर लेवल की कॉन्फ़िगरेशन है, लाइक लॉगिन मोड अभी हमने चेक किया था, ये इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मास्टर डेटाबेस में होती है, जो भी मास्टर लेवल की कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। इसके अलावा लॉगिन्स की इन्फॉर्मेशन जो होती है वो इसमें होती है। रिमोट लॉगिन की इन्फॉर्मेशन मास्टर डेटाबेस में होती है। और ये जो एसक्यूएल सर्वर की डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन, जो लोकल डेटाबेस है उनकी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मास्टर डेटाबेस में होती है। जितनी भी हम मास्टर लेवल की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सर्वर लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कोई भी चेंजेस करते हैं सर्वर लेवल के ऊपर जो कि पूरे एसक्यूएल सर्वर को अफेक्ट करती है, उस कॉन्फ़िगरेशन कहाँ सेव होती हैं, वो मास्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर होती है। और मास्टर डेटाबेस को हम जो है वो बैकअप भी लेके रख सकते हैं, ताकि अगर हमारा एसक्यूएल सर्वर ये क्रैश हो जाए तो हमें ये जो है हम दोबारा से न्यू इंस्टॉलेशन करने लगे तो हम इसी को रिस्टोर करके हमारी जो प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन थी वो भी ऑटोमेटिकली हमें अवेलेबल हो जाएंगी। इसी तरह जो दूसरी डेटाबेस है वो मॉडल डेटाबेस है। मॉडल डेटाबेस होती है ये टेम्पलेट के तौर पे काम करती है। जितनी भी हम यूज़र डेटाबेस क्रिएट करता है उसकी जो ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन जो है कि ये कितना साइज़ होगा, इसका जो है ये फॉर्मेट क्या होगा, वो सारी जो है वो मॉडल डेटाबेस से लेता है। लाइक जो है ये मॉडल डेटाबेस के अंदर जो अगर हम चेक करें, ये हमने जो है मॉडल डेटाबेस में यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है कि ये फाइल्स जो होंगी इसके अंदर, ये फाइल्स का ये जो है इसका फॉर्मेट इस तरह होगा, ये इस पाथ के ऊपर स्टोर होंगी बाय डिफ़ॉल्ट, और इनका साइज़ जो है इनिशियल साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट इतना होगा। अब जब भी हम वो कोई यूज़र की डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो वो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेगा, साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से लेगा। अगर हम यहाँ पे साइज़ चेंज कर देते हैं, इसको मैं 10 कर देता हूँ और ये जो है इस फाइल का भी 10 कर देता हूँ, तो अब जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है जब इसको मैं सेव करूँगा तो जो भी मैं डेटाबेस क्रिएट करूँगा, यूज़र जो भी डेटाबेस क्रिएट करेगा उसका डिफ़ॉल्ट साइज़ जो होगा वो 10 होगा। ये जब भी यूज़र कोई भी डेटाबेस क्रिएट करेगा, लाइक अगर मैं यहाँ से इसको 10 करके मैंने इसको सेव कर दिया, अब मैं जो है एक डेटाबेस अपनी क्रिएट करने लगा हूँ, न्यू डेटाबेस। तो न्यू डेटाबेस जब मैं क्रिएट करूँगा तो यहाँ पे इसका साइज़ जो है बाय डिफ़ॉल्ट 10 आना चाहिए, ये 10 आ रहा है। तो ये मॉडल डेटाबेस एज अ टेम्पलेट के तौर पे काम करती है बाकी डेटाबेस के यूज़र की डेटाबेसेस के लिए। इस तरह एमएसडीबी है। एमएसडीबी जो है ये जो भी हमने देखा था कि हम एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो है वो का एक क्लाइंट एसक्यूएल सर्वर की एजेंट सर्विस है जो कि जॉब्स को रन करने के लिए इस्तेमाल होती है। वहाँ पे हम जॉब्स डिफ़ाइन कर सकते हैं और उसको एजेंट जो ऑटोमेटिकली जो रन करता है। तो ये जॉब्स की जो इन्फॉर्मेशन है जो ये एमएसडीबी के अंदर स्टोर होती है। इसी तरह जो है टेम्प डीबी जो है ये एसक्यूएल सर्वर की ये ग्लोबल डेटाबेस है। ऐसा रिमोटली और लोकली ये सब जगहों पे एक्सेसिबल होती है। और जो भी एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो है टेम्परेरी टेबल्स क्रिएट किए जाते हैं, यूज़र जो है कोई लोकल टेम्परेरी टेबल होते हैं, ग्लोबल टेम्परेरी टेबल होते हैं जो सिर्फ कुछ कैलकुलेशंस के लिए टेम्परेरी तौर पर क्रिएट किए जाते हैं, वो सारे इधर क्रिएट होंगे। और इसके अलावा जो है अगर जब हम कोई इंडेक्स क्रिएट करते हैं तो इंडेक्सिंग जो होती है वो टेम्प डीबी के अंदर होती है। और जब हम किसी क्यूरी को कहते हैं कि ऑर्डर बाई करके लाओ, लाइक हमने एक ट्रेडिंग की एग्जांपल ली थी, उसमें हमने एक क्यूरी देखी थी कि सिलेक्ट करो एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय का जो है वो एज, एम्प्लॉय का जो है डिपार्टमेंट, तो एम्प्लॉय की जेंडर, फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो सेल्स है, और ऑर्डर बाई एम्प्लॉय नेम। जब हम ये ऑर्डर बाई कहते हैं कि एम्प्लॉय नेम से ऑर्डर करके लेके आओ, तो ये ऑर्डर बाई जो होती है कहाँ पे इसको ऑर्डरिंग ये सारी करता है, सॉर्टिंग कहाँ करता है, ये एसक्यूएल सर्वर ये टेम्प डीबी के अंदर कर रहा होता है। टेम्प डीबी के अंदर जो भी होता है ये सारा प्रोसेस टेम्परेरी चल रहे होते हैं। जो ही हम इसको एसक्यूएल सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं, एसक्यूएल सर्वर की सर्विस इंजन सर्विस जो है डेटाबेस इंजन सर्वर रीस्टार्ट होती है तो टेम्प डीबी दोबारा से क्रिएट हो जाती है। और ये जो है मास्टर मॉडल और एमएसडीबी का तो हम बैकअप लेके रख सकते हैं, ताकि अगर हमारा ये एसक्यूएल सर्वर क्रैश हो जाए, हमने न्यू इंस्टॉलेशन करनी है
तो हमारी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, जो जॉब्स की कॉन्फ़िगरेशन की हुई थी हमने, जो अगर मॉडल डेटाबेस के अंदर जो है हमने कुछ सेटिंग की हुई थी, और हमने जो लॉगिन वगैरह की इंफॉर्मेशन जो क्रिएट थी वो सारी जो है हमें ऑटोमेटिकली जब हम न्यू एसक्यूएल सर्वर की इंस्टॉलेशन करें वहाँ मिल जाए, तो हमें ये डेटाबेसेस वहाँ रिस्टोर करनी पड़ेंगी, मास्टर, मॉडल और टेम्पटीपी। जबकि टेम्परेरी डेटाबेस का बैकअप नहीं क्रिएट करते, क्योंकि टेम्परेरी होती है, जो ही एसक्यूएल सर्वर की सर्विस रीस्टार्ट होती है तो ये दोबारा से क्रिएट होती है। तो ये एसक्यूएल सर्वर की जो है सिस्टम डेटाबेसेस थी जो कि इम्पोर्टेंट रोल्स प्ले करती हैं, हम जिसको जो कि हम देख सकते हैं कि हमारे जो है हम टेम्परेरी जो है हमारे टेबल्स या जो इंडेक्सिंग वो कहाँ क्रिएट हो रही होती है, और जो है हम जो है अपनी अगर टेम्पलेट डेटाबेसेस के बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र के इंफॉर्मेशन को चेंज करना चाहते हैं कि यूज़र जब भी कुछ क्रिएट करे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको ये चीज़ें मिले, ये इसके डेटाबेस का साइज़ मिले, तो हमें मॉडल डेटाबेस के अंदर चेंजेस करनी पड़ेंगी, और जेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन MSDB में होगी। तो इनका डेटाबेसेस का बैकअप लेना भी ज़रूरी होता है, लाइक यूज़र डेटाबेस का बैकअप, तो इनको भी हमें जो है उस जो है टाइमली इनका बैकअप लेके रख लेना चाहिए। अब जो है हम देखते हैं कि एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो है इसकी इन्वायरमेंट्स को हम फर्दर इसमें गो थ्रू होते हैं कि इसके अलावा जो है हमें और क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है। सिस्टम डेटाबेसेस का हमने स्टडी किया, तो अब एसक्यूएल सर्वर के जो है हम देखते हैं सर्वर लेवल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। सर्वर लेवल की कॉन्फ़िगरेशन जो अभी हमने डिस्कस किया कि एसक्यूएल सर्वर जो के अंदर जो भी सर्वर लेवल की कॉन्फ़िगरेशन होंगी वो कहाँ स्टोर होती हैं, वो मास्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर होती हैं। वो क्या कॉन्फ़िगरेशन है सर्वर लेवल की, लाइक वी विल गो हेयर एंड वी विल चेक। तो ये सर्वर लेवल की कॉन्फ़िगरेशन का जो है हमने इसको ओपन किया,